Hello, Namaskar, and welcome to Geography. My name is Siddharth, and today we are going to discuss about the peninsular part of India, the hilly region in peninsular part of India, या यूँ कहें कि प्रायद्वीपीय भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके विषय में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं इससे पहले कि हम लोग पर्वत पढ़ने जाएं। प्रायद्वीपीय भाग में हम लोगों ने जितने भी पठारी क्षेत्र थे, चाहे वो दक्कन का पठार हो, तेलंगाना का पठार हो, चाहे वो कर्नाटका का पठार हो, मेघालय का पठार हो, मालवा का पठार हो, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार हो, उन सब का अध्ययन हमने जस्ट इसके पिछले वीडियो में किया था। उसी के अगले क्रम में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसके विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने जाएंगे। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ इस वीडियो में। हम लोग बहुत बड़े सेक्शन को हम लोग बहुत कम समय में और बहुत ही नॉलेजेबल तरीके से इसको कवर करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम लोग पहले बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पर्वतों की। तो प्रायद्वीपीय पर्वतों में हम लोग निम्न पर्वतों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट के पर्वत और पूर्वी घाट के पर्वतों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस मैप को बहुत ध्यान से देखें। जब आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखते हैं तो जो रेड एरिया से मार्क किया हुआ है ये सभी वो पर्वत हैं जिन्हें हम लोग प्रायद्वीपीय सेक्शन में पढ़ेंगे। मैं ब्लू पेन से इन्हें एक बार दोबारा मार्क करके बता रहा हूँ आपको कि ये तो है अरावली रेंज, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ऊपर वाली विंध्यन, जस्ट इसके दक्षिण वाली सतपुड़ा, ये पूरा का पूरा जो है पश्चिमी घाट के पर्वत हैं और इधर है पूर्वी घाट के पर्वत। इन सब का हम लोग एक एक पर्वत वाइज अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको अध्ययन कराऊं, एक बार आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ पर्वत और कुछ उनकी चोटियों के बारे में मैंने एक मोटा मोटी जानकारी दे रखी है, ताकि जब हम लोग आगे पढ़ें, जब मैं आपको नाम लूं कि शिवालिक, मैं आपको नाम लेता हूं सतपुड़ा, मैं आपको नाम लेता हूं महाकाल, मैं आपको नाम लेता हूं अन्नामलाई की पर्वत, मैं आपको नाम लेता हूं नीलगिरी के पर्वत, तो आप जैसे ही मैं ये नाम लूँ और मैं इनके विषय में पढ़ाऊँ, आप उस स्थान पर पहुँच जाएँ। उससे पहले आप इस मैप का अध्ययन करें कि सबसे पहले जब हम लोग अरावली पर्वत को पढ़ेंगे तो राजस्थान में आप इस अरावली पर्वत को यहाँ पाएंगे, उत्तर में दिल्ली से लेकर के दक्षिण में गुजरात तक इसकी पूरी लंबाई है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें विंध्याचल पर्वत, ये जहाँ मैं ब्लू लाइन से मार्क कर रहा हूँ यहाँ है विंध्याचल पर्वत, इसके दक्षिण में है आपका सतपुड़ा, उसी के साथ साथ पैरेलल रूप में मिलेगा महादेव और मैकाल रेंज। रामगढ़ हिल इधर आगे की तरफ है। और फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो मैं ब्लू लाइन से नीचे की तरफ मार्क करके लेके जा रहा हूँ, इसे हम लोग कहेंगे पश्चिमी घाट के पर्वत। फिर इसके अंदर हम लोग इसी के आगे चलें तो यहाँ से शुरू करते हुए वापस पूर्वी घाट से उत्तर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पूर्वी घाट के पर्वत। पूर्वी घाट के पर्वत में गडजात हिल, नयागढ़ हिल, फिर एरामल्ला, नल्लीमल्ला, वेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल, जावदी हिल, शिवरॉय हिल, पंचामलाई, शेरुमलाई और पालनी के साथ साथ वेरुशनाड। इधर आपको अन्नामलाई और नीलगिरी मिलेगी। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि जो रेड लाइन जहां आपस में मिल रही है, ये वाला एरिया, ये जो मार्किंग एरिया है, यहाँ पर आपको मिलेगा नीलगिरी के पर्वत। नीलगिरी के दक्षिण में आपको मिलेगा अन्नामलाई के पर्वत, इलायची के पर्वत। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग थ्रू मैप्स पढ़ेंगे और एक एक पर्वतों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अरावली पर्वतों की बात करते हैं। तो अरावली जो पर्वत है वो विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। मतलब आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन काल के ये पर्वत है। ये बेसिकली इसके बारे में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि ये अवशिष्ट पर्वत है। मतलब क्या है कि उस समय जब इन पर्वतों का निर्माण हुआ था अति प्राचीन काल में, तब ये एक संपूर्ण पर्वत के रूप में, एक ऊंची शिखरों के रूप में, ऊंची चोटियों के रूप में या एक अच्छी हाइट के रूप में विद्यमान थे। वर्तमान में इनका अपर्दन और जो उसके सेडिमेंट्स होते हैं उसका कहीं और निक्षेपण होने से अब इनकी हाइट बहुत कम हो चुकी है, तो अब ये अवशिष्ट रूप में मिलते हैं। क्लियर है? इनकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर के दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक इसकी लंबाई फैली हुई है। आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं राजस्थान में जो अरावली पर्वत का एरिया है वो लगभग इस तरह से है। राजस्थान के आगे दिल्ली तक और दक्षिण में यहाँ पे गुजरात तक इसकी टोटल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर पाई जाती है। फिर विश्व के
विश्व के प्राचीनतम पर्वत क्रम को ये प्रदर्शित करते हैं और मुख्य रूप से प्रीकैम्ब्रियन काल की क्वार्ट्जाइट, नीस और शिस्ट जैसी शेलों से मिलकर बने हैं। फिर हम लोग इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो उत्तर में तो कम होगी और दक्षिण में आते आते इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। जैसे कि यहाँ पर तो थोड़ी सी हाइट इसकी जो है कम होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने इसकी हाइट देखी, उत्तर में लगभग 400 मीटर के आसपास और दक्षिण में इसकी ऊंचाई बढ़ते बढ़ते 900 मीटर के आसपास पहुंच जाती है। इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर 1722 मीटर। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो सर्वोच्च शिखर है, जैसे पहला सर्वोच्च शिखर हो गया फर्स्ट, तो उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, जो ये सारे के सारे नाम हैं और इनकी हाइट के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बात करते हैं इनके स्थानीय नामों की। तो उदयपुर में इन्हें जरगा की पहाड़ियाँ, अलवर में इन्हें हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, सीकर में इन्हें हर्ष की पहाड़ियाँ और दिल्ली में इन्हें दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगर खनिज की बात करें तो सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टॉस, अभ्रक आदि कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। रिवर्स में बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी नदी और पूर्व की ओर सबसे इंपॉर्टेंट नदी है बनास नदी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अरावली से निकलने वाली और कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम क्षेत्र जो है अरावली से होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो पीपली घाट, देवरी, देसूरी आदि यहाँ पे दर्रे पाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्तमान समय में अरावली को लेकर के क्या कोई मुद्दा उठा है? हाँ, पिछले 1 वर्षों में अरावली को लेकर के एक नया मुद्दा ये उठा है कि लगभग अरावली की 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। 31 हिल्स आर ऑलमोस्ट वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब होता है जो कभी थी और वर्तमान में नहीं है। ये इसके संदर्भ में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था और उसमें उसकी जो हेडलाइन थी वो ये लिखी थी, सुप्रीम कोर्ट शॉक्ड ओवर डिसअपीयरेंस ऑफ 31 हिल्स इन अरावली एरिया ऑफ राजस्थान। और इसके अंदर उन्होंने एक स्पेशल पॉइंट का जिक्र किया था, ह्यूमन एक्टिविटी। जैसा कि इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी इज मेकिंग एंटायर हिल इन द अरावली डिसअपीयर। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका प्रमुख कारण है राजस्थान क्षेत्र में अरावली में माइनिंग एक्टिविटीज। तो राजस्थान में लगभग 15 से 20% अरावली का जो भाग है वो लुप्त हो चुका है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो इनकम का सोर्स है तो वार्षिक कुल इनकम का 5000 करोड़ रुपया अरावली में खदान कार्यों द्वारा किया जाता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यंग किया कि 31 हिल्स और हिलॉक्स have disappeared. If hill will disappear in this country, what will happen? अगर इस देश में से पर्वत ही गायब हो जाएंगे तो हम लोग किन्हें सुरक्षित रख रहे हैं? फिर have people become हनुमान that they are running away with hills. सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यंग किया कि क्या यहाँ के लोग हनुमान बन गए हैं जो पहाड़ियों को उठा के ले जा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस क्षेत्र की जो 31 पहाड़ियाँ थी जो वर्तमान में नहीं हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। तो हमें इन्हें कम करना है और हमारे इस भौतिक और भौगोलिक विरासत को बचाना है। फिर आपको मैं एक बात और बता दूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा एक सर्वेक्षण करवाया गया था जिसमें यह बताया गया कि 20वीं सदी की शुरुआत में, अर्थात आज से 100 वर्ष पहले, अरावली क्षेत्र में वनस्पतियों का आच्छादन लगभग 80% था, जो वर्तमान में मात्र 7% रह गया है। और एक अन्य सर्वेक्षण जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा करवाया गया था, इसमें यह बात सामने आई थी कि पिछले 26 वर्षों में अरावली क्षेत्र में मानव अधिवासियों की संख्या लगभग 156% बढ़ी है। 1980s में इस क्षेत्र में 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मानव अधिवास थे, वहीं 2016 में यह बढ़कर 638 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। मतलब यहाँ पर निरंतर ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही है, मानव ने अपने अधिवास बनाने शुरू कर दिए, खदान बनानी शुरू कर दी है, जिससे अरावली का धीरे धीरे अपरदन स्टार्ट हो गया है, मानव निर्मित अपरदन। फिर हम लोग बात करते हैं, वहीं 1990 में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, किसी भी प्रकार के उद्योग विकसित नहीं थे, लेकिन वर्तमान में लगभग 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पर अनेकों प्रकार के उद्योग विकसित हो चुके हैं। अरावली के अगर आपसे कभी कोई आप अगर मेंस वगैरह दें
तो उसमें अगर आपसे अरावली के बारे में कोई इसकी इंपॉर्टेंस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 300 पौधों की प्रजातियां स्थानीय तौर पर निवास करती है और 120 प्रकार की पक्षी प्रजातियां यहां पर पाई जाती है। तो मतलब जैव विविधता की दृष्टि से ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और राजस्थान में जो सूखे की समस्या है उसके समाधान में भी ये अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि राजस्थान में बहने वाली कई सारी नदियों का उद्गम क्षेत्र अरावली पर्वतमाला ही है और अरावली पर्वत श्रृंखला द्वारा भूमिगत जल की आपूर्ति भी की जाती है। न सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें अरावली का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही अरावली पर्वतमाला द्वारा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोका जाता है, जिसमें मरुस्थल का फैलाव पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसे अरावली पर्वतमाला द्वारा रोक दिया जाता है और पूर्वी क्षेत्र मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से बच जाते हैं। तो ये रहा आपका अरावली वाला पार्ट। तो थोड़ा सा आप इसे स्टडी कीजिएगा। मैं आपसे एक बात कह दूं कि जैसे जैसे मैं आपको इसमें पहाड़ियां पर्वत पढ़ाते जाऊंगा, आप साथ साथ एक एटलस लेके बैठें और इन सब चीजों को एटलस में मार्क करते चलें और एटलस में भी देखते चलें। अरावली के बाद हम जब सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी या यूं कहें कि भौगोलिक क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की, विंध्यन पर्वत श्रेणी की। इसका विस्तार लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक, पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर एवं पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में विकसित है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मैंने ये जो मैप लिया है इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहां तो थी हमारी अरावली पर्वतमाला, यहां हमारा थार डेजर्ट है, यहां हमारा मालवा का पठार है और ये जो पर्वतमाला दिख रही है आपको यहां पर, ये कहलाएगी हमारी विंध्याचल पर्वतमाला। पता होना चाहिए भारत के नक्शे में विंध्याचल पर्वतमाला की अवस्थिति क्या है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 450 से लेकर 600 मीटर तक पाई जाती है। नर्मदा सोन भ्रंश के उत्तर में स्थित यह महत्वपूर्ण जल विभाजक का कार्य करने के साथ साथ दक्कन के पठार को उत्तरी भारत या यूं कहेंगे उत्तर के विशाल मैदान से भी अलग करती है। यह उत्तर की ओर इसका ढाल होगा मंद और दक्षिण की ओर जहां पर नर्मदा की घाटी है वहां पर इसका ढाल खड़ा पाया जाता है। अब इसका ढाल वहां खड़ा क्यों पाया जाता है आपको पता होना चाहिए। नर्मदा नदी जो है वो एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब क्या है आप समझिएगा इसको। मैं आपको यहां पर एक मैप बना के समझाता हूं कि अगर यहां पर कोई स्थल भाग है, ये पूरा का पूरा एक स्थल भाग है और इसमें अगर आपको यहां पर एक दरार देखने को मिलती है, क्लियर है, ये ऐसी एक दरार देखने को मिलती है और या तो बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए या फिर ये जो दरार वाला भाग है ये नीचे धंस जाए, तो बीच में एक ब्लॉक पर्वत रह जाएगा जिसे हॉर्स कहते हैं। तो ये तो है वो ब्लॉक पर्वत जिसे कहेंगे सतपुड़ा। सतपुड़ा के उत्तर में है आपकी विंध्यन पर्वतमाला और हम लोग देखें तो इस वाली दरार घाटी में और इस वाली दरार घाटी में दो रिवर्स प्रवाहित होती है। उत्तर वाली नर्मदा है, नीचे वाली ताप्ती है। तो जब भी कहीं पर भ्रंश बनेगा तो उस तरफ जो ढाल रहेगा वो खड़ा ढाल रहेगा। तो भ्रंश के समीप वाला ढाल हमेशा खड़ा होता है। तो विंध्याचल पर्वतमाला का दक्षिणी ढाल भ्रंश के समीप होने के कारण खड़ा ढाल है और उत्तरी ढाल इसका मंद ढाल है। तो मैंने चूंकि फर्स्ट में ये वाले मैप का अध्ययन कराया था, एक बार आप फिर से एक बार इस मैप को देख लें। यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा रेलेवेंट है। आप इसमें देखेंगे ये है ऊपर की तरफ विंध्याचल पर्वतमाला, यहाँ पे आपको मिलेगी सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा के आगे कैमूर, यहाँ आपको मैकाल, यहाँ आपको महादेव। ये सारी की सारी हम लोग इसी के अंदर हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग आगे चल के बात करते हैं